हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग यहां पर हीट चैप्टर जो हमारा आज 11वां लेक्चर है हीट चैप्टर का। तो हीट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लो जा करके, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो देखने के बाद ही समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देख जो पीछे का जितना भी है इसके लगभग 10 वीडियो हो चुकी हैं, 10 क्लासेस हो चुकी हैं, और 10 क्लासेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हीट चैप्टर में। ठीक है, तो उनको जरूर देख लें और उसी के बाद आपका ये पैटर्न बनेगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने सीक्वेंस से पढ़ाई हैं। आप स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग से और एंड तक आपका हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपका एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट करता है, और टॉपिक को आप सीरियल वाइज पढ़ सकते हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, पहले एक बार शेयर कर दीजिए सभी के लिए, जिससे कि हमारे जितने भी मित्र, दोस्त, बंधु, सखा जो भी हैं वो सब जुड़ जाएं क्लास से और सब क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी के लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे और क्लास को मस्ती से एंजॉय करेंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक बार मैं आपको आपको पता है कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन टाइप कराता हूं, तो वो क्विक रिवीजन देख लेंगे कि जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कल की क्लास में मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी। थर्मल एक्सपेंशन में क्या क्या समझाया था, पहले जरा उसको देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन को हमने 3 टाइप से देखा था, लीनियर, सुपरफिशियल, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि इनसे क्या क्या होता है, इनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, कैसे इनका प्रसार होता है, रेखीय प्रसार गुणांक हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया, या फिर आपका हो गया आयतनिक प्रसार गुणांक। इन सारी चीजों को हमने कल सीखा था कि किस तरह से जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो किसी की लेंथ में वृद्धि हो रही थी, किसी के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी और किसी के आयतन में वृद्धि हो रही थी। इन सारी चीजों को हमने कल सीखा था और मैंने बताया था कि इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, 1/डिग्री सेल्सियस। तीनों का ही मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसके बाद हमने सीखा था कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है या इनका रेशियो। ये तीनों ही चीजें, लीनियर एक्सपेंशन एंड आपका सुपरफिशियल, या इसी को कहते हैं एरियल एक्सपेंशन। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और तीनों में रिलेशन क्या होता है मैंने बताया था कि इनको हम शो करते हैं अल्फा बीटा गामा से, और अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है, 1:2:3। ये कल की क्लास में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। बात क्लियर है ना। अब आज की क्लास उसी से, जो हमने पीछे पढ़ लिया है उससे रिलेटेड कुछ चीजें सीखेंगे। जैसे आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है पीछे, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वाटर, व्हेन वाटर इज poured into a glass tumbler, why does the glass tumbler break? अगर आप किसी कांच के गिलास में पानी डाला जाता है तो कांच क्यों टूट जाता है। यहां पे लिख लेना, पानी होगा यहाँ पे, हॉट वाटर होगा, हॉट वाटर, गर्म पानी, गर्म पानी। अगर किसी कांच के बर्तन में, किसी कांच के गिलास में अगर आप एक साथ क्या करो, कांच का गिलास नॉर्मल रखा हुआ है, उसमें एकदम बहुत हॉट पानी डाल दो, आप बहुत ज्यादा गर्म हो, जो उबला हुआ एकदम हॉट वाटर है कांच के गिलास में डालोगे, तो वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, चटक जाता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना। तो वो क्यों होता है इस चीज को हम समझेंगे कल। जैसे कि आपने सीखा था, कल मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से एक्सपेंशन होता है, एक लीनियर होता है, एक आपका क्षेत्रफल होता है, और एक आपका वॉल्यूमेट्रिक होता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक गिलास बना लेता हूँ, कोई भी एक गिलास है कांच का, ये आपका क्या है, गिलास। ठीक है, ये आपका गिलास है, और इस गिलास की कहीं ना कहीं 2 लेयर होंगी, ऐसे करके। हर एक गिलास की, अगर कांच का गिलास है तो हर एक गिलास की 2 लेयर होती हैं, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपका गिलास है, ये क्या है आपका गिलास। मैंने एक पानी का गिलास बनाया और इसके अंदर हमने भर दिया पानी। क्या भरना है, क्या वो भाई चल जाए, देखो क्या भरना है, इसके अंदर पानी भर देते हैं, थोड़ा सा ब्लू ब्लू। ठीक है, और पानी कैसा है, एकदम हॉट वाटर, एकदम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमने जैसे ही डाला। और आप एकदम गर्म पानी डालोगे, ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये
ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा या टूट जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं। देखो, जैसे आपने क्या किया कि एक गिलास लिया, कांच का गिलास, और उसमें हॉट वाटर डाला, गर्म पानी डाल दिया, और जैसे ही आप गर्म पानी डालोगे क्या होगा, जो अंदर की लेयर है इस गिलास की, इस गिलास की जो अंदर वाली लेयर है, जो अंदर वाली, ये वाली जो लेयर है अंदर वाली, इस लेयर का क्या होगा भाई, ये लेयर क्या लेगी, ये लेयर टेम्परेचर लेगी। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा, मैंने बताया था कल, जैसे ही तापमान बढ़ेगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे ही अंदर वाली लेयर को क्या मिला, टेम्परेचर। और हमें पता है कांच, गिलास क्या होता है, यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ग्लास इज वेड कंडक्टर, वेड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट क्या होगा, ये ऊष्मा का, ऊष्मा का बुरा चालक होता है, ऊष्मा का क्या होता है, बुरा चालक। क्या होता है बुरा चालक आपका, गिलास, कांच। कांच क्या होगा आपका, ऊष्मा का, कह सकते हो एक तरह बेड कंडक्टर होगा, बहुत बुरा चालक होगा, जहां से जल्दी से हीट पास ना हो पाए। तो इसका मतलब है कि जैसे ही अब अंदर पानी गया तो अंदर वाली लेयर को तो क्या मिली, हीट मिली। अब सिंपल सी बात है, बाहर वाली लेयर को तो हीट मिलेगी नहीं, और जब बाहर वाली लेयर को हीट नहीं मिलेगी तो वो तो जैसी पोजीशन में थी, पहले जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन किसके अंदर आएगा, अंदर वाली लेयर में, क्योंकि अंदर वाली लेयर को क्या मिल गया, टेम्परेचर, क्या मिल गया, तापमान मिल गया। तो जैसे ही अंदर वाली लेयर को तापमान मिलेगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अंदर वाली लेयर ने बढ़ना शुरू कर दिया, बाहर वाली लेयर अपनी जगह पे अपनी पोजीशन में है, तो क्या होगा, दोनों लेयर के बीच में खिंचाव क्रिएट हो जाएगा, क्या बनेगा, टेंशन बन जाएगी दोनों के बीच में। और जैसे ही टेंशन होगी गिलास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, गिलास टूट जाएगा। बात समझ आई, बोलो जल्दी से, बात समझ आई, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट कर दो ये बात अगर समझ आ गई हो तो, जल्दी से कमेंट कर दो। अगर ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो अगर ये बात समझ में आ गई है। जल्दी से बोलो। चलिए मैं एक बार लिखा देता हूं, क्या होगा, जब कांच के गिलास में, जब कांच के गिलास में गर्म पानी, गर्म पानी डाला जाता है, गर्म पानी डाला जाता है, तो अंदर की सतह का, अंदर की सतह का बाहर की, बाहर की सतह की अपेक्षा, सतह की अपेक्षा अधिक विस्तार होता है, अधिक विस्तार होता है, जिससे, जिससे कांच का गिलास, कांच का गिलास टूट जाता है। जिससे क्या होता है आपका, कांच का गिलास टूट जाता है। बात समझ आई, बोलो जल्दी से, यस और नो। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एक और देखो, सेम स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है, इसमें क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट में बोला है कि व्हेन कोल्ड वाटर इज स्प्लैश्ड ऑन अ हॉट ग्लास,
टम्बलर, व्हाई डज द ग्लास टम्बलर ब्रेक। जैसे ही आप क्या करोगे, जब गर्म कांच के गिलास पर ठंडे पानी के छींटे छींटे मारोगे तो क्या होता है, गर्म गिलास वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में अक्सर बच्चे करते हैं कि अगर कोई बल्ब होता है जो अब तो एलईडी बल्ब ने उसकी जगह ले ली है, जो पहले गांव में बल्ब जलते थे, आपने देखा होगा पहले जो बल्ब आते थे टंगस्टन बल्ब, जिसके अंदर जो फिलामेंट होता था, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अक्सर वो ब्रेक हो जाते थे, वो फूट मतलब अगर लाइट बहुत देर से आ रही है और अचानक बारिश स्टार्ट हो गई तो क्या होते थे, तो वो ब्लास्ट कर जाते थे। क्यों कर जाते थे, जब लाइट आ रही होती थी तो बल्ब क्या हो रहे थे, ग्लो हो रहे हैं, और बल्ब के ग्लो होने की वजह से जैसे ही उस पर ठंडा पानी पड़ा, क्योंकि बल्ब ग्लो हो रहे हैं तो ग्लो होने की वजह से क्या हुआ, उसका कांच क्या हो गया, हॉट हो गया, एकदम गर्म हो गया। अब कांच तो गर्म है, अब पानी आया बारिश का, पानी बारिश का कैसा होगा, ठंडा। तो जैसे ही पानी उस पर गिरेगा वो क्या हो जाते थे, ब्रेक हो जाते थे। उसका रीजन क्या था, एक्चुअल में देखो रीजन क्या था, ऐसे समझते हैं। मैंने कहा कि चलो मैं बल्ब ही ले लेता हूँ, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इसका ये एक टंगस्टन वायर लगा हुआ है, ये मान लो ग्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये ग्लो हो रहा है। क्या यार इतनी गंदी शक्ल बनाई है इसकी, ग्लास ही बनाते हैं यार, इतनी गंदी शक्ल अच्छा भी नहीं लगेगा। देखो ग्लास बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्लास है, ये कैसा ग्लास है, गर्म ग्लास, गर्म गिलास, ठीक है ना, एकदम गर्म है, कांच का गिलास है, हॉट ग्लास है। और हॉट ग्लास में क्या किया आपने, ठंडे पानी के छींटे मारे, पानी लिया, और आपने जैसे ही इस पर पानी डाला, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर डाला, कोल्ड वाटर, जैसे ही आप ठंडा पानी डालोगे, ठंडा पानी डालोगे क्या होगा, इसकी जो बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, ये क्या करेगी, इस बाहर वाली लेयर में, अभी आपको आप तुरंत समझ आ जाना चाहिए, अब जैसे ही पानी पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बाहर वाली लेयर पे पड़ेगा, और बाहर वाली लेयर पर पड़ेगा तो बाहर वाली लेयर को क्या मिलेगा, तापमान मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। और बाहर वाली लेयर को जैसे ही तापमान मिलेगा वो क्या करेगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, अंदर वाली लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन कुछ ऐसे होगी, ऐसे समझो, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, एक आपको ऐसे मैग्नेट दे दी जाती है ऐसे, ठीक है, और कुछ अलग अलग मेटल की, मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इस चीज को समझाऊंगा आगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप देखो, अब अंदर वाली लेयर और जैसे ही अंदर बाहर वाली लेयर को गर्म करना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो ये क्या होगी, अब ये तो अपनी पोजीशन में रहेगी, ये बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, इसमें टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, इसके सतह पर क्या आएगा, दबाव आ जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, उसके क्षेत्रफल पर, तो क्या हो जाएगा, वो ग्लास आपका ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ग्लास आपका टूट जाएगा। बात क्लियर है ना, बोलो जल्दी से, ये बात समझ आई। चलिए, अगर ये बात समझ आ गई है तो इसमें नोट कर लोगे, क्या नोट करोगे, जो अभी पीछे लिखा था, जब गर्म गिलास पर, जब गर्म गिलास पर ठंडा पानी, ठंडा पानी डाला जाता है, ठंडा पानी डाला जाता है, तो तो बाहर वाली, अब इधर बाहर वाली होगी, बाहर वाली सतह का क्षेत्रफल अंदर वाली, अंदर वाली सतह के, अंदर वाली सतह के क्षेत्रफल की अपेक्षा, बाहर वाली सतह का क्षेत्रफल अंदर वाली सतह की अपेक्षा अधिक विस्तार करती है, करती है, जिससे, जिससे कांच का गिलास,
कांच का गिलास टूट जाता है। कांच का गिलास हो गया, या आपने देखो होगा कप होते हैं घर में, ठीक है ना, तो कप भी टूट जाते हैं। कप वगैरह ये सारी चीज़ें किसकी वजह से टूटती हैं? क्षेत्रफल के एक्सपेंशन की वजह से, या कह सकते हो सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरिएटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होगा तो वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है ना, आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ चीज़ें नोट करोगे, क्या नोट करोगे, चलिए नोट करा देते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। क्या? तो सबसे पहले नोट करके हेडिंग डालो, नोट करके लिखोगे, क्या लिखोगे, नोट करके लिखोगे, देखो, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of electricity is also a good conductor of heat, but good conductor, good conductor of heat good conductor of heat is not is not always vice versa, vice versa, ठीक है, vice versa ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख लेना। इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे वैद्युत के अच्छे, वैद्युत के अच्छे चालक, अच्छे चालक ऊष्मा के भी, ऊष्मा के भी अच्छे चालक, अच्छे चालक होते हैं, परंतु परंतु ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि ऊष्मा के, ऊष्मा के अच्छे चालक भी वैद्युत के, वैद्युत के अच्छे चालक होंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि जिस चीज से इलेक्ट्रिसिटी, देखो एक बात याद रखना, कि जिस कंडक्टर से, जिस चालक से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, आपकी वैद्युत पास हो गई, जिस मटेरियल से वैद्युत पास हो जाएगी, उससे हीट तो पास होगी, ये कंफर्म है। ये क्या है, ये डेफिनेट केस है कि जिससे वैद्युत आपकी निकल सकती है, उससे ऊष्मा निकलेगी, उससे क्या होगा, आपकी ऊष्मा निकल करके जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस पदार्थ से आपकी ऊष्मा निकल के जाए, या जिस पदार्थ से आपकी ऊष्मा पास हो जाए, उससे आपकी वैद्युत भी पास हो जाए, उससे आपकी वैद्युत भी पास हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल याद रखोगे, एग्जाम्पल याद रखोगे, माइका, माइका जिसे हम बोलते हैं अभ्रक, क्या एग्जाम्पल याद रखोगे, अभ्रक। बात क्लियर है? अगर ये बात समझ आ गई तो जल्दी से कमेंट कर दो यस और नो। हाँ जी।
जल्दी से कमेंट कर दो, ये बात समझ आ गई हो तो बोलो। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पक्षी होते हैं ना, जो बर्ड्स होती हैं, वो विंटर सीजन में अपने पंखों को फैला लेती हैं, मतलब अपने पंखों को एकदम गुब्बारा टाइप बना लेती हैं। कह सकते हो कि वो अपने पंखों को बहुत ज़्यादा फुला लेती हैं, ठीक है ना, वो फुला लेती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? ठीक है ना, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। जो बर्ड्स होती हैं, मैं इधर टाइप कर दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आता है तो जरूर कमेंट करें, कमेंट करके इसका आंसर देना। ठीक है, कि जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी, पक्षी सर्द ऋतु में, सर्द ऋतु में अपने, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अपने पंखों को, पक्षी सर्द ऋतु में अपने पंखों को फुला लेते हैं, फुला लेते हैं, क्यों? क्यों? ठीक है, क्यों? तब तक इसका आंसर दो, आगे बढ़ो। ये बात समझ आ गई तो कमेंट कर दो जल्दी से। हाँ जी, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखोगे, पृथ्वी, पृथ्वी न तो ऊष्मा की, पृथ्वी ना तो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, अवशोषक है, और ना ही अच्छी परावर्तक, और ना ही अच्छी परावर्तक है। ठीक है, अर्थ इज नॉट अ गुड एब्जॉर्बर नॉर गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है ना, पृथ्वी ना तो अच्छी एब्जॉर्बर करती है, मतलब ऊष्मा को ना तो अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और ना ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। बात क्लियर है? जल्दी से बोल दो यस और नो, फिर आगे बढ़ें। हाँ जी, अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, इसका तो आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, जब वीडियो लास्ट हो जाए, वीडियो को लास्ट में कमेंट सेक्शन देखा है ना, या मैं दिखा दूं? बोलो जल्दी से, कमेंट सेक्शन देखो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे कमेंट करना है। और आप लोग यार बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान हो, है ना? क्लास पढ़ी, हाय सर हेलो सर बोला, और क्लास से निकल लिए। मैंने कहा है कितनी बार कि जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद एक अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट तो कर ही सकते हो, है ना? जैसे कि टीचर्स को जो सामने पढ़ा रहा है उसके अंदर एक नई एनर्जी आए, वो एक्टिव तरह से और अच्छा कंटेंट लेके आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम कमेंट करेंगे तो क्या पता टीचर का कोई फायदा हो गया हमारे कमेंट से, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद टीचर को, कोई भी टीचर सही, मैं सही या मैथ की क्लास, कोई भी टीचर है इन एनी प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, तो उसको अप्रिशिएट किया करो थोड़ा सा, जिससे कि उसके अंदर और एनर्जी आए, और वो अगली बार जब आए आपके सामने तो एकदम एनर्जी से, और उसको लगे कि हाँ मेरे साथ आप लोग हो। ठीक है ना, इस एनर्जी के साथ वो आ जाए। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये मेरी वीडियो है, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एक बार मैं पास में ला के दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी वीडियो चल रही है, और इसके नीचे, यहाँ से देखो, इसके नीचे यहाँ पे लिखा है ना कमेंट्स। जब वीडियो खत्म हो जाए आप दोबारा से रिप्ले करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कमेंट्स, और कमेंट्स में यहाँ पे एक कमेंट छोड़ दो कुछ भी। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट जिससे टीचर के लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल के वो अलग एनर्जी आए, और आपके लिए अच्छे से और अच्छे से कंटेंट लेके आए और अच्छे से काम करे। ठीक है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखा करो। आप लोग इतने समझदार हो तो आपके जो मोटिवेशन, आपकी जो, आपको लगता है ना जब टीचर को कि कोई बच्चा हमारे साथ है, ये बच्चे मतलब आप सपोर्ट करते हो ना, तो वो एक अलग एनर्जी लगा लेकर आता है।
और उस एनर्जी से ही वो इतनी मेहनत पे लग जाता है, उसको लगता है कि हाँ यार अब मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई खड़ा है। और जब कोई खड़ा होता है तो उसकी एनर्जी लेवल अलग होती है। आपने देखा भी होगा अगर कहीं कोई बच्चा घर में है, ठीक है, एक मोटिवेशनली समझ लो कि अगर कोई बच्चा घर में है और उसकी अगर माँ या उसके पापा साथ खड़े हैं, तो आप उसको आंखें दिखा के देखना। जैसे ही आप आंखें दिखाओगे ना, तुरंत बोलेगा अभी मारूंगा तुझको। चाहे वो पता है उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके माँ या पापा उसके साथ खड़े हैं तो जरूर बोलेगा अभी मारूंगा, डंडा उठा लेगा, है ना, डंडे से मारने की कोशिश करेगा। बच्चे की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई एक कंडीशन वो हो कि उसके मामा मम्मी पापा कोई भी उसके साथ नहीं है, और अगर कोई साथ नहीं है और आप फिर उस बच्चे को बोलकर देखना, शर्मा जाएगा, सहम जाएगा और चुपचाप से निकल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो ये जो सपोर्ट होती है ना, वो बहुत बड़ी एनर्जी लेकर आती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करो। लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद एक अच्छा मोटिवेशनल कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो, जिससे कि जो भी टीचर है किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी पढ़ा रहा है, वो एक अलग एनर्जी के साथ आपके साथ आ सके। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करेंगे। अब हेडिंग डालो थर्म, हेडिंग डालो थर्म। थर्म क्या होती है? थर्म क्या है? अगर हम बात करेंगे थर्म, तो थर्म क्या है? देखो, थर्म भी क्या होती है? हीट, जो आपकी ऊष्मा है उसका एक तरह का ये मात्रक होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे इट इज अ यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ हीट। ये एग्जाम में कई बार आया है, एग्जाम में डायरेक्ट लेके आया है व्हाट इज थर्म। ठीक है ना, या फिर थर्म क्या है? ऊष्मा का मात्रक है, एनर्जी ऊर्जा का मात्रक है, कुछ और भी चीजें लिख के आई साथ में। ठीक है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा थर्म। यह ऊष्मा का, ऊष्मा का मात्रक है। क्या है ये? यह ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, और यहां पे लिख लोगे एक थर्म, एक थर्म की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे लिखोगे 10⁵ BTU। क्या होती है? BTU। अब ये BTU क्या है? एक नई कहानी से आपने बता दी। ये BTU, ये BTU क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिखोगे। BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है? ये जो ब्रिटेन में चलती है, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्या बोलते हैं इसको? BTU। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक और चीज आती है कि जो BTU होता है। अच्छा, एक मिनट, यहीं पे लिखना पड़ेगा भाई कहीं ना कहीं। ठीक है, एक मिनट, पीछे जगह है, यहाँ लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम BTU की बात करेंगे, BTU, तो BTU का मतलब होता है, BTU का मतलब होता है कि 1 पाउंड, 1 पाउंड पानी का तापमान, पानी का तापमान, BTU का मतलब क्या होता है कि 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, ये क्या होता है आपका? 1 BTU की वैल्यू होती है। बोलो जल्दी से, यस और नो। हाँ जी, जल्दी बोल दो, कमेंट कर दो यस और नो। ठीक है ना, बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, और जल्दी से कमेंट करो कि 1 पाउंड, 1 पाउंड कितने ग्राम के, कितने ग्राम के इक्वल होता है? 1 पाउंड कितने ग्राम के इक्वल होता है? जल्दी से कमेंट कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है आपका टॉपिक, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और वो क्या है? देखो कितना मज़ेदार टॉपिक लिखा है, जो आपने थंबनेल में चेक किया होगा। थंबनेल में था, क्या था? देखो, एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है ना,
एनोमलस बिहेवियर की बात करेंगे तो एनोमलस बिहेवियर क्या होता है? पानी का एनोमलस बिहेवियर क्या होता है? जल का असामान्य व्यवहार। असामान्य की जगह कभी कभी लिख के आता है विचित्र व्यवहार। विचित्र, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि पानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, पानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने का समय आ चुका है। हाँ जी बिल्कुल, चर्चा करने का समय आ चुका है कि जो पानी है उसका असामान्य व्यवहार है वो क्यों है, क्या है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे उससे समझेंगे। देखो मैंने कहा एक ग्राफ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये आपका बता रहा है टेम्परेचर, तापमान, क्या बता रहा है, तापमान। और ये साइड बता रही है आपकी, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, आयतन, वॉल्यूम। ये चीज़ क्या बता रही है आपकी, वॉल्यूम। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। एक और ग्राफ बनाओ इधर, एक और ग्राफ बनाओ। ये एक्स एक्सिस, ये बताएगा आपका टेम्परेचर, तापमान, और ये क्या बताएगा आपका, डेंसिटी, घनत्व। ये क्या बताएगा आपका, घनत्व। ये दो ग्राफ बनाए हैं मैंने, ठीक है। ये क्या बनाए हैं मैंने, दो ग्राफ बना के आपको दिए हैं, हाँ जी, ठीक है। दो ग्राफ बनाए हैं और दोनों ग्राफ क्या कहते हैं, दोनों ग्राफ क्या कहते हैं, समझते हैं कहानी आगे की क्या है। देखो जब ये एक्स एक्सिस आपका टेम्परेचर, तापमान को बता रहा है तो सिंपल सी बात है, तापमान कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। तो यहाँ पे मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, आगे 1 डिग्री सेल्सियस होगा, आगे 2 डिग्री सेल्सियस होगा, आगे 3 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे आगे 4 5 6 आगे चल रहा होगा। बात क्लियर है ना। जब हम बात करते हैं पानी की, तो पानी क्या कहता है, पानी कहता है कुछ इस तरह से ग्राफ बनाता है कि जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो पानी कुछ ऐसा ग्राफ बना के दिखाता है आपको, ठीक है। जब आप आयतन ताप ग्राफ की बात करते हैं, आयतन टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ की बात करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ दिखाने का काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इस तरह ग्राफ दिखाने का काम करेगा। बात क्लियर है ना। और सिंपल सी बात है, जीरो से आप नीचे आओगे तो क्या होगा, इधर क्या मिलेगी आपको, बर्फ। भाई ये जो टेम्परेचर है ये क्या क्या दिखा रहा है, भाई जीरो से नीचे गया पानी, 0 डिग्री पर आते ही, 0 डिग्री में पानी, देखो मैंने पीछे बताया था कि पानी 0 डिग्री पर पानी की अवस्था में भी हो सकता है और बर्फ की अवस्था में भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों ही पोजीशन क्या है इसकी, पॉसिबल है। और पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था में भी हो सकता है और पानी आपकी भाप की अवस्था में भी हो सकता है। बात क्लियर है ना। और मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट, आपको मैंने त्रिक बिंदु बताया था, पानी का त्रिक बिंदु। तो पानी का त्रिक बिंदु जल्दी से कमेंट कर दो, क्या होता है, पानी का त्रिक बिंदु किस ताप पर होता है, जल्दी से कमेंट कर दो, त्रिक बिंदु किस ताप पर, तापमान और दाब, दोनों जल्दी से कमेंट कर दो, क्या होता है, तापमान और दाब, जल्दी से कमेंट कर दो क्या होता है, पानी का त्रिक बिंदु किस दाब पर और किस टेम्परेचर पर होता है। त्रिक बिंदु मैंने बताया था पीछे की क्लास में कि त्रिक बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर पानी तीनों अवस्थाएं शो करता है, ठोस, द्रव, गैस। मतलब बर्फ की अवस्था भी हो सकती है, बर्फ की अवस्था, पानी की अवस्था और गैसियस, तीनों फॉर्म आपको शो करता है। वो क्या होता है आपका त्रिक पॉइंट पानी का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ ग्राफ पर, आयतन तापमान ग्राफ बनाया, उसमें एक ग्राफ ऐसे बनेगा और दूसरा ग्राफ आपका कैसे बनेगा, तो दूसरा ग्राफ बनाओगे, दूसरा ग्राफ आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। दोनों ग्राफ समझेंगे, दोनों ग्राफ पर
जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ग्राफ के कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी आपके सामने। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, जैसे ही इसमें, जैसे ही आपने क्या किया, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और आप पहुंचे 4 डिग्री। आप जैसे ही 4 डिग्री टेम्परेचर पर आओगे, ये क्या आ जाएगी, इसकी पीक पॉइंट आ जाएगा, सबसे निचला बिंदु इस ग्राफ का, सबसे नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट। इस पॉइंट से देखोगे तो आगे चलोगे, आगे चलोगे, आयतन बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाओगे, टेम्परेचर घटाओगे तब भी देखो आयतन बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा बिंदु जहां से तापमान बढ़ाते हैं तब भी पानी का आयतन बढ़ रहा है, जहां से तापमान घटाते हैं तब भी पानी का आयतन बढ़ रहा है। देखो कैसे निकालोगे, इसको ऐसे निकाल लो, मैंने आपको पीछे समझाया भी है कि जब हमें किसी दो पॉइंटों की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा ये एक वैल्यू ले लो, एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट कहीं और ले लो, यहां ले लो, चाहे इधर ले लो, ठीक है ना, 2 पॉइंट हो गए, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो, ठीक है, एक इधर से परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन डालो, एक इस पॉइंट से नीचे ले आओ, यहां तक आ जाएगा। इसको ब्लू पेन से कुछ और पेन लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, ठीक है, देखो ये लाइन आ जाएगी यहाँ तक। अब देखो 0 से नीचे है टेम्परेचर, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। आयतन देखो नीचे से जा रहा है, आयतन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आयतन कुछ और होगा, ऊपर जाएगा तो कुछ और होगा, ऊपर जाएगा कुछ और होगा, मतलब आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा, टेम्परेचर घटा फिर भी आयतन बढ़ा। इधर देखो 4 डिग्री तो 5, 6, 7, आगे टेम्परेचर प्लस में चलेगा, और प्लस में चल रहा है तब भी क्या है, देखो इस 4 की अपेक्षा ऊपर है, देखो इस 4 से लेकर आओगे तो कुछ यहाँ आएगा, ये ठीक है, यहाँ आ गया। तो आप यहां से देखो प्रेशर आगे, जो आयतन है उसका, आयतन जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब है कि टेम्परेचर घटाया तब भी वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया तब भी उसका आयतन बढ़ा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, पानी का आयतन सबसे कम होता है, ये बात याद रखना, मेन पॉइंट आपका यही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, यहां लिखोगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तापमान पर पानी का, पानी का आयतन, पानी का आयतन सबसे कम, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पानी का आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना, इससे कम हो ही नहीं सकता। बात क्लियर है ना। आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इस वाले ग्राफ पे आ जाओ। देखो इस वाले ग्राफ में क्या कहा है, इस वाले ग्राफ को समझेंगे। यहाँ पे देखो, आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, भाई डेंसिटी की बात कर रहा है, यहाँ डेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, ठीक है। तो जब डेंसिटी की बात कर रहा है तो इधर देखो 0, 0 से आगे चलोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री पर ही इस पॉइंट का क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा। ये क्या होगा, हाईएस्ट, सबसे ऊपरी बिंदु होगा, कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब क्या है कि पानी का, अब यहां से देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, पानी का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो कहां पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका मतलब है यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला 4 डिग्री, इधर से डालो तो ये आ जाएगा आपका। अब आप और कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपने ये पॉइंट ले लिया, आपने इधर एक पॉइंट इधर यहां ले लिया, आप यहां से देखो मिलाओ, ये मिलाया, ये आ गया एक पॉइंट, इधर मिलाओ परपेंडिकुलर लाइन, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो 4 डिग्री से ऊपर तापमान गया तब भी डेंसिटी नीचे आ गई, 4 डिग्री से नीचे आया, 0, जैसे नीचे नीचे आ रहा है देखो धीरे धीरे डेंसिटी
वाला ग्राफ नीचे आता जा रहा है, डेंसिटी वाली लाइन क्या हो रही है, नीचे आती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का तापमान अगर आपने 4 डिग्री से बढ़ाया, 4 डिग्री से बढ़ाया, तब भी उसका घनत्व घटेगा, और 4 डिग्री से घटाया तब भी उसका घनत्व घटेगा। तो इसका मतलब है कि पानी का अधिकतम घनत्व कहां पर होगा, अधिकतम घनत्व कहां पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे यहां पे क्या था, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, तो यहां पे लिख लोगे 4 डिग्री, कलर चेंज कर देता हूं मैं, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बात क्लियर है? हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दो यस और नो, बोलो जल्दी से। ये बात समझ आ गई जी? आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, एक ग्राफ बनाओगे। चलिए, एक ग्राफ बनाओगे, सॉरी, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बना लो ऐसे करके, यहाँ पे डालोगे। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री, क्या 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एट 4 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे लिख लोगे, ये भी लिख के आता है 3.98 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या आ जाएगा आपका, 4 डिग्री सेल्सियस से अबव, ऊपर, ऊपर तापमान क्या होता है, 4 डिग्री से ऊपर बढ़ जाते हैं हम, ठीक है ना। 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या 3.98 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अब इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे ले लूँ, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वी फॉर वॉल्यूम, समझ गए ना, आयतन, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन क्या होगा, तो आप कहोगे सर पानी का आयतन 0 से 4 के बीच में चलेंगे, तो पानी का आयतन क्या होगा, घटेगा। तो पानी का आयतन क्या होगा, घटेगा, समझ गए ना। 0 से 4 डिग्री तक पानी का आयतन घटता जाएगा। उसकी डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे सर डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसका घनत्व बढ़ेगा, ठीक है ना। एट 4 डिग्री सेल्सियस आयतन क्या होगा, तो आप कहोगे आयतन मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम, सबसे कम, सबसे कम, ठीक है ना। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे, तो घनत्व क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अधिकतम। बोलो जल्दी से, बात क्लियर है? अगर यहीं पे हम बात करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऊपर क्या होगा, तो आयतन, सिंपल सी बात है, जैसे ही 4 से आप ऊपर चलोगे अब आयतन बढ़ेगा, तो यहां पे लिखोगे आयतन, इस बोर्ड में यही, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। और आपका घनत्व क्या हो जाएगा, तो घनत्व में लिखोगे घनत्व
घनत्व क्या करेगा, घनत्व घटेगा। अब घनत्व क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट, 2-2.3 के 6 पॉइंट लिखाए हैं आपको मैंने, और 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 0 से 4 डिग्री में आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होगा, आयतन सबसे कम होगा। 4 डिग्री से ऊपर जाने पर आपका आयतन बढ़ता जाएगा, घनत्व घटता जाएगा। बात क्लियर है? जल्दी से बोलो यस और नो, तो आगे बढ़ जाएं। बोलो जल्दी से। अब तो समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं 2 चीजें ले रहा हूँ, 2 क्वेश्चन है मेरे। क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक ग्लास है या एक टब है, इसके अंदर पानी भरा है। इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा है और इसके अंदर डाला मैंने एक आइस क्यूब। जो आइस क्यूब क्या है, बिल्कुल इसमें तैर रहा है। ये आइस क्यूब, ये क्या है, एक ये बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा। ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा। एक पानी से भरा हुआ आपका बीकर है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद उसके आयतन पर, उसके आयतन पर क्या प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। कब, कब, जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। यहां पे लिख लेना, जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ये, एक ये, अगला लिखोगे। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक और बीकर लिया, इसमें भी आपका पानी भर दिया, इसमें भी क्या है आपका, पानी भर दिया। ठीक है, इसमें भी आपका पानी भरा हुआ है। अब क्या करोगे आप, इस पानी में आपने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा डाला। क्या डाला, एक बर्फ का टुकड़ा डाला। ये क्या है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है। और इस बर्फ के टुकड़े पर आपने एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया, एक कॉइन, कॉइन, सिक्का। क्या रख दिया आपने, एक सिक्का रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, सेम कंडीशन, जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन यही है, सेम दोनों कंडीशन के लिए। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। क्या क्या है कि जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखो यहां से क्या आएगा, जब किसी भी आपके बीकर में, बर्तन में पानी का टुकड़ा, वो सॉरी पानी में बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो बर्फ का टुकड़ा जैसे ही पिघल जाएगा पहली कंडीशन में, तो इसके आयतन पर, इसके आयतन पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जैसे ही बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलते ही ये सिक्का क्या होगा, इस पानी में डूब जाएगा। ये सिक्का क्या होगा, इस पानी में डूब जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे ये सिक्का डूबेगा, इस पानी का आयतन घट जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, पानी
पानी का आयतन आयतन घट जाएगा। पानी का आयतन क्या होगा? घट जाएगा। बात क्लियर है? पानी का आयतन घटेगा। क्यों घटेगा? अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा तुरंत, सर क्यों घटेगा? यहां तो नहीं घटा, यहां क्यों घट गया? देखो क्यों घटेगा। इस जगह क्या था, जब हमने पहली कंडीशन ली तो यहां पर जो बर्फ का टुकड़ा था वो पानी के अंदर पड़ा था, वो तैर रहा था। तो जितना बर्फ के टुकड़े का आयतन था, वॉल्यूम था, वो अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने आयतन के बराबर उसने पानी को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है ना? यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपथ्रस्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? अपथ्रस्ट लॉ, उत्प्लावन बल। उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया था? अपने आयतन के बराबर पानी को रिप्लेस कर दिया था। जैसे ये पिघल गया, उसके आयतन ने उसकी जगह ले ली। बात क्लियर है ना? तो क्या हुआ? उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ? इस बर्फ के टुकड़े ने तो अपने बराबर हटाया था, लेकिन जो सिक्का था उसने भी जितना उसका वॉल्यूम था उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसने भी अपना क्या किया था? अपना वॉल्यूम के बराबर पानी हटा के रखा था। क्या किया था? हटा के रखा था। कब? जब वो बर्फ के ऊपर रखा था। जैसे ही बर्फ पिघली, सिक्का डूब गया। सिक्का डूबा क्यों? क्योंकि सिक्के ने अब अपने आयतन के बराबर पानी को रिप्लेस नहीं कर पाया। और जब पानी को अपने आयतन के बराबर नहीं हटा पाया तो जो उत्प्लावन बल लग रहा था वो लगना बंद हो गया और सिक्का क्या हुआ? डूब गया। इसका मतलब है कि यहां पर जो सिक्का है उसने अपने आयतन के बराबर पानी नहीं हटा पाया, इसलिए पहले हटा रहा था जब बर्फ के ऊपर रखा था, तब हटा रहा था, पानी का आयतन थोड़ा बड़ा हुआ था। और जैसे ही ये पिघला, अब इसने अपने आयतन के बराबर नहीं हटा पाया तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा, हल्का सा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जितना सिक्के का आयतन था उसके बराबर क्या होगा? पानी का आयतन घटेगा। बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दो यस और नो। हाँ जी, बोलो जल्दी से, जल्दी से कमेंट कर दो यस और नो। आप सब जानते हो कि अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है आपका क्या? आयतन बटे, क्या होता है आपका? सॉरी, मास बटे वॉल्यूम। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? आपकी जो डेंसिटी होती है, आपकी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। सीधा सीधा देखो, क्योंकि डेंसिटी क्या है? आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, डेंसिटी द्रव्यमान के क्या है? प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। लेकिन आयतन के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपका आयतन बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। आपका आयतन घटेगा, आयतन घटेगा, तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी भी, डेंसिटी क्या होगी? सॉरी, डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। बात क्लियर है ना? ये बात समझ आई? जल्दी से बोल दो यस और नो। ये बात समझ आई? अगर समझ आ गई है तो यस, नहीं आई है तो नो। जल्दी से बोल दो। एक पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लोगे आगे। क्या लिखोगे? तो लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे लिखोगे चिकनी, चिकनी और सफेद सतह, सफेद सतह ऊष्मा की, ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक
होती है। क्या होता है आपका जो वाइट कलर होता है या फिर आपका जो स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है ना, वाइट कलर, सफेद सतह, वाइट सरफेस या आपका स्मूथ सरफेस, ये क्या होते हैं, ये बेड एब्जॉर्बर होते हैं, वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है ना, बेड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर, और एनर्जी हीट को आराम से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में, हमसे हमेशा कहा जाता है कि हमेशा लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए। कैसे लाइट कलर, जैसे आपने देखा होगा हमेशा वाइट कलर के कपड़े पहनने को बोला जाता है, वाइट पहनो, या फिर कह सकते हो बहुत हल्के, मतलब बहुत डार्क कलर नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में कहा जाता है आप जितने मर्जी डार्क कपड़े पहनो, ठीक है ना। और ज्यादातर आपने देखा भी होगा जितनी भी जैकेट वगैरह या वो सारी चीजें बन के आती हैं बहुत डार्क कलर की होती है, या फिर ज्यादातर आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, ब्लैक, काली। क्यों, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है, जो काली सतह होती है या जो खुरदरी सतह होती है, वो कैसी होती है, वो गुड एब्जॉर्बर होती है हीट की। क्या होती है, वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, और क्या होती है, बुरी परावर्तक, वो जल्दी से हीट को परावर्तित नहीं करती है। तो यहां पे अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अगला पॉइंट इसी में लिखोगे, हिंदी में ही लिख देता हूं यार, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ब्लैक कलर सरफेस या फिर आपका रफ सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर। ठीक है, हिंदी में लिखोगे काली सतह, काली सतह या खुरदरी, खुरदरी सतह ऊष्मा की, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, अवशोषक तथा अच्छी अवशोषक तथा बुरी परावर्तक, बुरी परावर्तक होती है। बात क्लियर है, जल्दी से बोल दो यस और नो। हाँ जी, समझ आया, जल्दी से बोलो, समझ आया, यस और नो। अगर यस तो आगे बढ़े, नो तो जल्दी से बता दो। ठीक है, चलिए आगे बचता है हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या दिया है हीट चैप्टर में। देखो हीट का ये लास्ट टॉपिक है, या लास्ट कह सकते हो आपका हेडिंग बची है, ठीक है ना। इसके बाद हीट चैप्टर आपका फिनिश। लेकिन हीट में कुछ तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दे ही दिया, ठीक है ना। तो इसके जो तथ्य हैं उनके वीडियो में बीच बीच में आपको छोटे छोटे टॉपिक पे बना के डाल दूंगा, ठीक है ना, तो वो आप जरूर देख लेना। लेकिन हीट चैप्टर जो एक्चुअल में जो आपसे पूछा जाता है वो हमारा क्या हुआ है, फिनिश हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, क्या देखो दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स। हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। मतलब हमसे कहा है, क्या कहा है, कि जो वस्तु है कोई भी, ठीक है ना, वो किस दर से, किस रेट से ठंडी होगी, ये डिपेंड करता है किस पर, वस्तु के तापमान पर, और सराउंडिंग जो वस्तु के चारों ओर का वातावरण है उस पर डिपेंड करेगा कि वस्तु किस तरह से ठंडी होगी, वस्तु किस तरह से ठंडी होगी। जल्दी से बता दो, वस्तु किस तरह से ठंडी होगी। ठीक है, क्या पूछेगा इसमें, आपसे डायरेक्ट पूछेगा किस तरह से, तो वो किस पर डिपेंड करेगी, सराउंडिंग, अपने चारों ओर के वातावरण पर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे इसमें लिखोगे रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे लिख लेना ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर किसके होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। यहां से पूछा जाता है आपका एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला लिखोगे। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला उठता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू के टी बार माइनस टी नॉट। क्या होता है? टी बार माइनस टी नॉट। टी बार क्या होता है? तो टी बार को समझोगे, टी बार का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर अपॉन 2। क्या होता है? इनिशियल टेम्परेचर मतलब प्रारंभिक तापमान और अंतिम तापमान का एवरेज। क्या होता है ये? एवरेज। बात क्लियर है? जल्दी से बोल दो यस और नो। हाँ जी, जल्दी से बोल दो यस और नो। यहां पे लिखोगे डेल्टा थीटा, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू लिख लो, डेल्टा थीटा लिखोगे टेम्परेचर चेंज, तापमान में परिवर्तन। यस, ऐसे लिखो, टेम्परेचर डिफरेंस लिखो, चेंज मत लिखो। टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। ठीक है। डेल्टा टी लिखोगे टाइम। यहाँ पे डेल्टा टी का याद रखोगे इस वाले फॉर्मूले के लिए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा? टाइम, समय। टी नॉट क्या हो जाएगा आपका? तो टी नॉट यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं टी नॉट। टी नॉट क्या हो जाएगा आपका? तो टी नॉट का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल नहीं, यहाँ पे लिखो टी नॉट होगा आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या वातावरण का तापमान। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या वातावरण का तापमान, वातावरण का तापमान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? टी नॉट हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? क्वेश्चन लगा लें कुछ इस पे न्यूमेरिकल। हाँ जी, तो क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट इस पर रिलेटेड करते हैं एक दो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या है क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्या खुल गया यार? एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को करोगे। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं और यहीं पे वीडियो को करते हैं खत्म। ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चल जाए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू के टी बार माइनस टी नॉट। ठीक है,
वैल्यू पुट कर दो। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, फाइनल माइनस प्रीवियस, 50 माइनस 60 बटे तापमान कितना है आपका, टाइम कितना है 10 मिनट, बराबर के की वैल्यू निकालो यहाँ से, टी बार, टी बार दोनों का योग 60 प्लस 50 बटे 2 कितना आ जाएगा, 110 बटे 2 मतलब 55, 55 माइनस, और टी नॉट क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है 20, क्या लगाओ, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -10/10 बराबर के, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से माइनस करोगे तो आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालोगे इससे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा के बराबर आ जाएगा -1/35, कितना आ जाएगा -1/35। ठीक है, निकालना क्या है हमसे, समय, टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल दो, कितना आ जाएगा, तो टाइम निकालोगे कितना आएगा भाई बताओ जल्दी से, हाँ जी टाइम निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी से पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, टेम्परेचर दिया ही है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा 40 माइनस 50 बट्टे डेल्टा टी इक्वल्स टू के कितना है आपका माइनस का 1/35, टी बार कितना आ जाएगा इन दोनों का क्या आ जाएगा एवरेज, तो 50 प्लस 40 कितना आ जाएगा 90/2 मतलब 45 माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका माइनस का 10/डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/35, और ये कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 का इधर गुणा कर दो डेल्टा टी का, तो 25 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 गुणा 35/25 बराबर डेल्टा टी, तो 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 14 डेल्टा टी की, तो 14 मिनट, डेल्टा टी का आंसर क्या आ गया 14 मिनट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे हीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ये सारी चीजें आपने आज की क्लास में सीखी। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो, मजा आया हो, अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, और लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, और अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।